हाँ जी, कैसे हो सब? सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ ऑल प्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हमारी बैक एंड मास्टरी प्लेलिस्ट हमने ऑल मतलब अभी अभी कंप्लीट किया है, तो यू कैन स्टार्ट दैट, है ना। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर बोथ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। टुडे वी आर गोना सी कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है, पेजिंग, पेज फॉल्ट, स्वॉपिंग, ये सब हम देख रहे होंगे, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर आप ट्विटर पे शेयर कर दो, राइट, दैट यू आर डूइंग अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अस, ताकि हमें पता चले। लाइक द वीडियो, कमेंट करो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था यार कि जब आप किसी प्रोग्राम को उठा के लाते हो डिस्क से अपनी मेन मेमोरी में, राइट, अपनी मेन मेमोरी में, तो आप उसको कैसे मेमोरी एलोकेट करते हो। सो द फर्स्ट टेक्निक दैट वी सॉ वाज कि पार्टीशंस में आप बांट दो, ठीक है। आप अपनी मेमोरी को पार्टीशंस में बांट दो। अब पार्टीशन क्या होती है? फिक्स साइज़ पार्टीशन हो सकती है, वेरिएबल साइज़ पार्टीशन हो सकती है। हमने देखा था जब आपके मल्टीपल प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, जब आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल होती है किसी भी मेमोरी में, किसी भी आर्किटेक्चर पे, तो मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में हो सकते हैं। द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि आपकी फिक्स पार्टीशन अगर है तो कोई प्रोग्राम को कम मेमोरी चाहिए हो वो ज़्यादा में जा सकता है, किसी को ज़्यादा चाहिए उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमने देखा था कैसे क्यू बनेगी, राइट, कैसे आपकी मेमोरी वेस्ट होगी, राइट। अगर आपके पास बहुत बड़ी मेमोरी है, उसको इतनी मेमोरी चाहिए तो वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो फिक्स पार्टीशन ऑब्वियसली इज़ नॉट गोना वर्क। तो उसके बाद हमने किया था कि भाई वेरिएबल साइज़ पार्टीशन ही काम कर सकती हैं, ठीक है। अब वेरिएबल साइज़ पार्टीशन में आप जब किसी को मेमोरी देते हो तो उसमें हमने देखा था कि कैसे आप किसी को प्रोटेक्शन या फिर रीलोकेशन रजिस्टर्स यूज़ करके आप उसको मेमोरी दे सकते हो, कैसे ऑफसेट यूज़ कर सकते हो। तो ये सब हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था, राइट। आज हम देख रहे होंगे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज़ स्वॉपिंग। स्वॉपिंग मतलब क्या है? बेसिकली आपके पास 4 GB की मेमोरी है, ठीक है। 99% ऑफ योर मेमोरी इज़ यूज्ड, आपके पास और मेमोरी नहीं बची है, और एक प्रोग्राम है जिसको 1 GB मेमोरी चाहिए इनिशियल उसको स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि जब आपको मेमोरी चाहिए बट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे? उस प्रोग्राम को डिस्क में ही रखोगे जब तक मेमोरी खाली नहीं हो जाती। फर्स्ट ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि भाई कोई प्रोग्राम है ऑलरेडी मेमोरी में, P1 प्रोसेस है, उसको हटाओ, डिस्क में डाल दो, ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क SSD जो भी है, और जो प्रोग्राम अभी चलने वाला है P2 उसको ले आओ मेमोरी में। बेसिकली जो चल रहा है, ठीक है, और जो अभी मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट मेमोरी में पड़ा, उसको स्वॉप आउट कर दो टू द डिस्क, एंड द प्रोसेस विच वांट टू रन स्वॉप इन कर लो उसको डिस्क में, राइट। इसको बोलते हैं स्वॉपिंग। सो यू कैन सी हियर फिक्स पार्टीशन एंड कीपिंग प्रोसेस इन मेमोरी अनटिल दे रन इज़ द बेस्ट अप्रोच। देखो, अप्रोच तो बेस्ट ये है कि भाई मेमोरी में हमेशा प्रोसेस को रखो, ठीक है, जब तक वो रन नहीं हो जाते। इसका फ़ायदा ये है कि CPU हमेशा बिजी रहेगा। जैसे CPU ने एक प्रोसेस चला लिया, CPU ने प्रोसेस P1 चलाया, मेमोरी में जाएगा, उसको तुरंत दूसरा प्रोसेस मिल जाएगा क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस मेमोरी में पड़े हैं। एक तो ये तरीका है, और ये बेस्ट तरीका है CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप CPU यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हो ना, आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन वेस्ट हो रही है, मेमोरी यूटिलाइजेशन आपकी एफिशिएंट नहीं हो रही, क्योंकि फिक्स पार्टीशन में मेमोरी वेस्ट होती है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, राइट। सो स्वॉपिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप क्या करते हो, मेक श्योर करते हो जो प्रोग्राम को चलना है या तो वो मेमोरी में हो, अगर वो मेमोरी में नहीं है तो उसको डिस्क से लेके आओ, विच इज़ कॉल्ड स्वॉपिंग। तो बट व्हेन देयर इज़ नो मेमोरी, जब मेमोरी नहीं होती तो स्वॉपिंग करना पड़ता है। स्वॉपिंग प्रोसेस टू द डिस्क और ब्रिंगिंग इट बैक व्हेन दे हैव इनफ मेमोरी टू रन। मतलब या तो आप स्वॉप आउट कर रहे हो जब प्रोसेस अवेलेबल, मेमोरी अवेलेबल नहीं है, या फिर आप जब स्वॉप इन कर रहे हो तो मेमोरी अवेलेबल है तो स्वॉप इन कर रहे हो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्वॉपिंग। अब दो अप्रोचेज होती है मेमोरी मैनेजमेंट की। फर्स्ट वन इज स्वॉपिंग जो हमने अभी देखा, ठीक है, और भी थोड़ा देखेंगे, और दूसरा वर्चुअल मेमोरी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, और मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसके अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पढ़ सकते हो आप, स्वॉपिंग इज अ प्रोसेस व्हेन मेमोरी इज अवेलेबल और स्वॉपिंग आउट वन प्रोसेस, ठीक है, व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड। तो या तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसको स्वॉप आउट कर दो, ठीक है, या फिर उसका जो टाइम जितना उसको चलना था उसका कंप्लीट हो गया, अब उसको मेमोरी से हटाओ, मेमोरी बनाओ, और जिस प्रोसेस को मेमोरी चाहिए थी अवेलेबल नहीं थी उसको ले आओ, ठीक है। इट इंक्रीजेज द मेमोरी यूटिलाइजेशन। मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ गई, क्यों? क्योंकि हम वो प्रोसेस जो या तो चल गया है या फिर जिसको जितना टाइम दिया तो उतनी टाइम तक चल गया, उसको डिस्क में मैंने डाल दिया, दूसरे प्रोसेस को ले आया, ठीक है।
दूसरे प्रोसेस को ले आया। इससे क्या हो रहा है, मेरी मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है यूज़। जो हमारा वेस्ट यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है वेस्ट CPU साइकिल। जब आप चीज़ें स्वोप आउट कर रहे हो, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन रन करनी पड़ेगी ना CPU को, या फिर स्वोप इन कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी CPU पे इंस्ट्रक्शन जाएगी ना कि इसको मेमोरी में भेजो, राइट। तो CPU की इंस्ट्रक्शंस वेस्ट हो रही हैं, ठीक है। तो CPU यूटिलाइजेशन थोड़ा सा इससे गंदा हो रहा है और मेमोरी यूटिलाइजेशन इससे अच्छा हो रहा है, ठीक है, स्वोपिंग से। फिक्स पार्टीशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया उससे CPU यूटिलाइजेशन इफेक्टिव था बहुत ज़्यादा, मेमोरी यूटिलाइजेशन वेस्ट हो रहा था। तो ये ट्रेड ऑफ है। ड्यू टू नो फिक्स्ड पार्टीशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इट इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मेमोरी यूटिलाइजेशन, बट एलोकेशन डी एलोकेशन इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहली बात तो कहाँ एलोकेट करना है, कौन सी मेमोरी देनी है किसी को, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। सेकेंड इज स्वोपिंग प्रोसेस माइट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ होल्स। होल्स क्या होता है, आपके पास एक मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, यहाँ पे प्रोसेस था, और यहाँ पे ये एग्जांपल लेता हूँ, ये था, ये मेमोरी है आपके पास, ठीक है, ये शेडेड वाला मतलब ये फ्री मेमोरी है। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा था, उसके ऊपर एक प्रोसेस चल रहा है A, उसके ऊपर मेमोरी है फ्री। अब एक और प्रोसेस को आना है जो इतनी मेमोरी लेता है, उसको हम ले आए क्योंकि मेमोरी अवेलेबल थी। एक और आना चाहता है, मेमोरी अवेलेबल है C, उसको ले आए। एक और आना चाहता था बट नहीं आ पाया, तो हमने क्या किया, A को स्वोप आउट कर दिया। जैसे A को स्वोप आउट करा, ये होल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो होल्स है, सॉरी ये वाला होल है, अब यहाँ पे ये होल है, ये फ्री मेमोरी है। अब यहाँ पे मेरे को D जो आना चाहता था, जिसके लिए मैंने A को स्वोप आउट किया था, मैंने D को स्वोप इन कर लिया फ्रॉम द डिस्क, ठीक है। अब A जब मेरा B चल गया, B मेरा चला गया, स्वोप आउट हो गया, या तो वो कंप्लीट हो गया B, या फिर उसको जितना प्री एम्पशन हमने किया था, प्री एम्पशन जितना उसको टाइम दिया है उतना कंप्लीट हो गया। अब मैंने B को स्वोप आउट कर दिया और A को मैं दोबारा ले आया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जाना आना प्रोसेस का लगा रहता है, उसके बीच कुछ होल्स क्रिएट होते रहते हैं, जैसे ये फालतू का होल क्रिएट हो गया। अब किसी को मेमोरी चाहिए, लेट सपोज E एक प्रोसेस आता है, उसको मेमोरी चाहिए, मेमोरी अवेलेबल है, लेट सपोज ये X मेमोरी है, ये Y मेमोरी है, X प्लस Y उतनी मेमोरी है जितनी E को चाहिए, बट कॉन्टीन्यूस मेमोरी है ही नहीं, कॉन्टीन्यूस ये अलग पड़ी है, ये अलग पड़ी है, तो होल्स क्रिएट हो गए ना, तो ये दिक्कत देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि जब आप A को स्वोप आउट कर देते हो, या तो वो कंप्लीट हो गया या फिर A को हटाना पड़ा क्योंकि D को आना था। जो भी एल्गोरिदम यूज़ हो रही है यहाँ पे स्केड्यूलिंग की, उसने A को हटा दिया था। अब A के अंदर जो भी कोड रन हो रहा था, लेट्स सपोज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रन हो रही थी, कोड रन हो रहा था इंस्ट्रक्शन 1, मैं इसको I1 बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो I1 किस एड्रेस को एक्सेस कर रही थी, लेट्स सपोज ये एड्रेस एक्सेस कर रही थी, जो भी कोई है 0x23 जो भी है, ये एड्रेस एक्सेस कर रही थी। जब A स्वोप आउट हुआ मेरी डिस्क में, दोबारा आया, तो अब इसकी इंस्ट्रक्शन है जो ये अलग एड्रेस एक्सेस करेगी ना। ये एड्रेस पहले यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, लेट्स वो 4 GB मेमोरी है तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो हर एक इंस्ट्रक्शन का बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एड्रेस था वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसमें प्लस कुछ मेमोरी ऐड होगी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस A में थी, जब A जाके दोबारा स्वोप आउट होके स्वोप इन दोबारा हुआ, तो उसको एड्रेस ट्रांसलेशन चाहिए रहेगा, जस्ट एक पॉइंट है, राइट। देखो अब बात कर रहे हैं, अगर प्रोसेस को फिक्स मेमोरी चाहिए, अगर मेरे को पता है किसी प्रोग्राम को लेट्स सपोज 1 MB मेमोरी चाहिए, तो क्लियर है, तो OS के लिए कुछ नहीं है, जस्ट उसको ये देखना है कि कहाँ पे इतनी मेमोरी खाली है, मैं उसको दे दूँ। इट्स वेरी सिंपल फॉर द OS। बट इफ़ प्रोसेस ग्रोज इन द मेमोरी, अगर प्रोसेस जब चल रहा होता है मेमोरी में और अपना मेमोरी वो क्लेम करते जाता है, ग्रो होते जाता है मेमोरी में, पहले वो बोल रहा था मुझे 1 MB चाहिए, अब वो उसको बोलता है 2 MB चाहिए, अब बोलता है 4 MB चाहिए, तो वहाँ पे OS को थोड़ी दिक्कत होती है, इस प्रोसेस को कहाँ पे मैं रखूँ मेमोरी में, उसमें दिक्कत आती है। सो द प्रोग्राम्स विच यूज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वेयर मेमोरी कैन ग्रो डायनेमिकली, देयर इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। बेसिकली यहाँ पे वो हीप यूज़ कर रहे हैं, हीप क्या होता है मैं आपको बताऊँगा, बट C++ में एक काफ़ी फेमस चीज़ होती है विच इज़ मैलोक एंड कैलोक, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। ये क्या करता है, आपको एक हीप में मेमोरी दे देता है। हीप कुछ नहीं है, एक नया नाम है, फैंसी नाम है तो वो मेमोरी ही, राइट। तो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पहले जाके। तो कभी भी कोई प्रोग्राम होता है ना, जैसे A प्रोग्राम है, तो A को इतनी मेमोरी चाहिए थी शुरू में, बट A क्या कर रहा है, A हीप यूज़ कर रहा है। हीप मतलब अगर आप जावा में हो तो जावा में आप अरे यूज़ करते हो, अगर आप C++ में हो तो वेक्टर यूज़ करते हो, या फिर एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ, C वाले मैलोक यूज़ करते हैं। तो मैलोक क्या है, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है कि भाई इतनी मेमोरी दे दो, ये ग्रो भी हो सकती है। तो ये जो ग्रोथ है इसको बोलते हैं हीप, जो मेमोरी हीप में ग्रो होती है।
और जो आपका कोड होता है जिसमें आपका कोड टेक्स्ट में लिखा होता है या फिर वेरिएबल्स होते हैं या x=1 ये वेरिएबल्स होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं, जिनका मेमोरी फिक्स है, वो जाता है स्टैक में। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ कि B को इतनी मेमोरी दी हुई है और A को इतनी मेमोरी दी हुई है और ये फ्री मेमोरी है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, A शुरू में मेमोरी इतनी यूज़ कर रहा था, लेट्स सपोज 1 MB, मैं उसको मेमोरी देने से पहले ही उसको एक एक्स्ट्रा मेमोरी बफर दे दूंगा, लेट्स सपोज 2 MB मैंने बफर दे दिया। अब ये जो 2 MB है ना, अब ये जो 2 MB है ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है A डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ कर रहा हो, और अगर वो यूज़ कर रहा है तो A में ऑब्वियसली A में एक स्टैक होगी। ठीक है, स्टैक में जैसे जैसे वेरिएबल आते हैं वो डाउनवर्ड ग्रो होती है, और A का कुछ डेटा होगा या फिर हीप होगी, और हीप जो होती है अपवर्ड ग्रो होती है। नोटेशन है, कुछ ऐसा नहीं है। तो जो पहले एरे मेरा इस मेमोरी में स्टोर था, लेट्स सपोज उसको 1000 एलिमेंट उसमें स्टोर थे, अब वो एरे में क्या है, अब उसमें 2000 एलिमेंट स्टोर होंगे, तो उसको और मेमोरी चाहिए रहेगी, तो ये डायनेमिक मेमोरी यूज़ करता जाएगा। और जब उसके पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं रहेगी तो यहाँ पे आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगा। जावा वालों को पता होगा आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाता है कभी कभी, राइट। ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि अगर प्रोसेस ग्रो होता है मेमोरी में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इफ़ प्रोग्राम हैज़ एडजेसेंट होल, अगर प्रोग्राम के ऊपर एक फ्री मेमोरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उस होल को यूज़ कर सकता है। बट अगर ये प्रोग्राम 2 प्रोग्राम है ए और बी दोनों पास पास हैं दोनों, इसके बीच में कोई फ्री मेमोरी नहीं है, तो वो कैसे ग्रो करेंगे। तो इससे अच्छा उनको पहले ही एक बफर दे दो, जो मैंने अभी आपको दिखाया, पहले उसको एक इतनी मेमोरी दे दो जिसको यूज़ कर सके फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ। आइदर OS हैज़ टू एलोकेट अ होल फॉर द प्रोग्राम सो दैट प्रोग्राम कैन ग्रो इन हीप, और OS हैज़ टू स्वैप आउट सम प्रोसेस। वो बोल रहा है कि या तो A को इतनी मेमोरी दे दो, इतनी मेमोरी अवेलेबल हो, इतनी चाहिए उसको, इतना बफर दे दो कि वो इसको फ्यूचर में यूज़ कर पाए। अगर इतना बफर प्रेजेंट नहीं है तो एक प्रोसेस को आपको स्वैप आउट करना पड़ेगा। ये A है, ऊपर B है, B को स्वैप आउट करो, यहाँ पे होल बनाओ, इस होल को A को दे दो, कंप्लीट मेमोरी इसको दे दो ताकि वो यूज़ कर पाए फॉर इट्स डेटा ग्रोथ। ठीक है, तो ये है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में स्वैपिंग ऐसे काम करती है। कोई आपको पूछे कि स्वैपिंग कैसे काम करती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, तो आप बोल सकते हो आइदर OS हैज़ टू एलोकेट एक बफर नहीं है तो उसको स्वैप आउट करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को होल क्रिएट करना पड़ेगा, उस होल को वो वाला प्रोग्राम यूज़ करेगा एज अ बफर। ठीक है, अब आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट विद बिट मैप्स। अब देखो OS मेमोरी देना चाह रहा है किसी प्रोसेस को, लेकिन OS को कैसे पता चलेगा कि किसी जगह पे मेमोरी खाली है या नहीं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि जैसे अपनी आंखें, OS की भी आंखें, उसको पता चल जाए, राइट। सो OS के पास कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए मेमोरी का, उस कॉन्टेक्स्ट को हम बोलते हैं मेमोरी फ्री कहाँ पे है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिट मैप्स और फ्री लिस्ट, दोनों में से। अब मैं बोलूँगा दोनों ही ऑप्शनल है, ठीक है, बट आप फिर भी समझ लो क्योंकि काफ़ी काम आएगा आपको। फर्स्ट वन इज़ बिट मैप्स। बिट मैप्स क्या होता है, तो OS बोलता है कि भाई मैं ना हर एक एलोकेशन यूनिट्स बना लेता हूँ, तो यहाँ पे एलोकेशन यूनिट लेट्स सपोज एक 4 KB का है, ठीक है, 4 KB। तो अगर आपकी 4 GB मेमोरी है, 4 GB डिवाइड बाई 4 KB, तो इतने एलोकेशन यूनिट्स बनेंगे जो भी है, ठीक है। हर एक एलोकेशन यूनिट को वो एक मेमोरी दे देगा कि भाई ये एलोकेशन यूनिट इतनी मेमोरी का है। हर एक एलोकेशन यूनिट को वो एक बिट के साथ रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये मेरी पूरी मेमोरी है, ठीक है, ये मेरी पूरी मेमोरी है, इसने क्या करा, इस मेमोरी को छोटे छोटे एरिया में बांट दिया, इस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग उसने मैप बना लिया, हैश मैप बना लिया, ठीक है, हैश मैप, लिस्ट, जो भी बोलना है आपको बोल लो। उसने एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जिसमें वो हर एक एलोकेशन यूनिट के लिए अब ये एलोकेशन यूनिट कितना भी हो सकता है ये एलोकेशन यूनिट 1 KB का हो सकता है 1 MB का हो, कितना भी हो, बट हर एक एलोकेशन के लिए एक बिट दे दी जो ये बताएगी वो एलोकेशन यूनिट फ्री है या फिर ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये A प्रोग्राम है, ये B प्रोग्राम है, ये C है, ये D है, 4 प्रोसेस मेरे चल रहे हैं मेमोरी में, और ये खाली मेमोरी है, ठीक है। तो एलोकेशन यूनिट मैंने बांट दिए हैं, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलोकेशन यूनिट है। तो A वाला पूरा ऑक्यूपाइड है, तो पहला एलोकेशन यूनिट ये वाला ऑक्यूपाइड है, 1 आ गया, ये वाला ऑक्यूपाइड है, 1 आ गया, ये वाला ऑक्यूपाइड है, 1 आ गया। तो ऐसे कितने ऑक्यूपाइड हैं, 1 1 1 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। अगले 3 एलोकेशन यूनिट खाली हैं, तो 1 2 3 खाली हो गए। तो फर्स्ट ये जो मेरी 8 बिट्स हैं मेरे मैप की, ये मेरे को बताएंगी कि मेरी मेमोरी में 8 एलोकेशन यूनिट में से कौन सी यूनिट ऑक्यूपाइड है, कौन से फ्री है। सिमिलरली अगले 8 जो बिट्स हैं वो सेकंड रो में आ जाएंगी, और 3rd 4th 5th 6th जो भी, ठीक है। इफ़ एलोकेशन यूनिट इज़ 4 बाइट्स, वो बोल रहा है हर एक एलोकेशन यूनिट 4 बाइट्स का है,
ठीक है। यहाँ पे 4 बाइट स्टोर हो सकती हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही है एक बिट, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है तो, बट वट एवर। तो बोल रहा है लेट्स से OS वांट्स टू ब्रिंग 200 KB प्रोसेस, वो 200 किलो बाइट्स का प्रोसेस OS लेके आना चाहता है। अब OS को कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ पे उसको इस प्रोसेस को रखना है, तो उसको पता करना पड़ेगा कहाँ पे मेमोरी खाली है। तो हाउ ही OS कैसे पता चलेगा उसको, 200 किलो बाइट्स इज 200 इंटू 10⁻³ रफली बाइट्स, ठीक है। हर एक एलोकेशन 4 बाइट्स का है, डिवाइड बाई 4 बाइट्स। तो कितने उसको एलोकेशन यूनिट चाहिए, 51,200 एलोकेशन यूनिट चाहिए, जिसकी बिट्स क्या हो, मतलब 51,200 बिट्स उसको ऐसी चाहिए जो सारी की सारी क्या हो, 0, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसको ऐसा एम्प्टी स्पेस चाहिए, क्योंकि 51,200 एलोकेशन यूनिट्स आर कोरस्पॉन्डिंग टू 256 KB, 200 KB, ठीक है। तो उसको बिट मैप में क्या सर्च करना है, एक ऐसी रो, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जहाँ पे उसको 51,200 बिट्स मिले 0, मतलब जो स्पेस एम्प्टी है। सो 200 KB प्रोग्राम नीड्स 51,200 ऑफ एलोकेशन यूनिट्स हैविंग 51,200 जीरोस एडजेसेंट, साथ साथ चाहिए, क्योंकि एक स्पेस देना ना, ऐसा तो है नहीं ऊपर आधा अवेलेबल है, बीच में एक प्रोसेस है, फिर अवेलेबल है, पास चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ बिट मैप इज यूज टू एलोकेट द मेमोरी। सेकंड टेक्निक इज़ विद लिंक लिस्ट, ये तो नॉर्मल है, ये P का मतलब प्रोसेस है, H का मतलब होल, मतलब प्रोसेस नहीं है। तो मेमोरी ये सॉर्टेड लिस्ट होती है बाय द वे, एड्रेस से सॉर्ट की होती है। तो 0 to 5 जो एड्रेस है, अब इसकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, एलोकेशन यूनिट, या फिर मैं बोलूँ यूनिट, कुछ भी हो सकता है, 0 KB हो सकता है, 0 KB से 5 KB प्रोसेस पड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी इसका है तो सबका वो होगा, अगर एक का KB है सबका KB होगा। तो अगर KB एग्जाम्पल लेते हैं, 0 से 5 KB तक प्रोसेस पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले मेमोरी 5 से 3 KB जो है उसके ऊपर, 5 से 3 वहाँ पे होल है, ठीक है। अब ये है ऑफसेट, और 5 + 3 8, अब 8 और 6 यहाँ पे प्रोसेस पड़ा हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं अगर आपको मेमोरी बताऊँ तो 0 to 5 प्रोसेस पड़ा हुआ है एक, ठीक है। उसको 5 और 3 पे एक होल है, 5 + 3 8, तो यहाँ पे एक होल है। फिर 8 और 6, 8 + 6 कितना होता है, 14, ठीक है। और 8 से 14 तक है एक प्रोसेस और पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ योर बेस, दिस इज़ योर ऑफसेट, जितना उसमें ऐड होगा। तो ऐसे एक लिंक लिस्ट बना देते हैं, जिससे पता चल जाता है होल कहाँ पे, प्रोसेस कहाँ पे है। तो जब भी प्रोसेस को स्वैप इन या स्वैप आउट करना है, जिन्होंने DSA किया हुआ है उनको पता होगा। अगर मेरे को कोई प्रोसेस स्वैप इन करना है, ठीक है, और मेरे पास मेमोरी नहीं है अवेलेबल, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा प्रोसेस स्वैप आउट करूँगा जिसको उतनी मेमोरी जो मेरे को दे पाए, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे को जो प्रोसेस स्वैप आउट करना है, ठीक है, जो प्रोसेस मेरे को स्वैप आउट करना है, तो वो मैं क्या करूँ, है ना। तो ये या लेट्स सपोज 6 KB ये प्रोसेस लेके बैठा है, 20 + 6, तो 20 से 26 जो KB है वो ये प्रोसेस P लेके बैठा हुआ है। मेरे को कितनी चाहिए, मेरे को चाहिए 6 KB चाहिए, लेट्स सपोज जो नया प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोसेस को जिन्होंने DSA किया उनको पता है, ये वाले मेरे को आइटम को रिमूव करना है, ठीक है। ये वाले आइटम को रिमूव करना है, या फिर यहाँ पे सीधा मैं बोलूँ कि होल लिख देना है, ठीक है, P की जगह H लिख देना है, वो P को स्वैप आउट कर देना है डिस्क में, यही करना है। अब इसमें थोड़े थोड़े केसेस आते हैं कि यार ये अगर मेरे को होल को हटाना है तो कैसे करूँगा, होल को हटाना ही नहीं, होल तो ऑलरेडी है। अगर मैं बोलूँ P को मेरे को हटाना है और साइड में होल है, क्या करूँगा, तो ये मैं P को हटाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एक और होल क्रिएट होगा, 26 से 3 एक होल है, 29 से 3 भी एक होल है। इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा और मेरे पास बन जाएगा H26 6, 3 ये पूरा का पूरा होल बन गया। तो दोनों को कंबाइन करके एक नया होल बना दूंगा। तो ऑब्वियसली आप इतना सोच सकते हो कैसे रिमूव होगा, बट व्हेन प्रोसेस इज वर्कड आउट, रिमूविंग अ प्रोसेस और क्रिएटिंग अ होल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिप्लेसिंग अ प्रोसेस विल रिक्वायर रिप्लेसिंग अ P विद H, ठीक है। अगर आप प्रोसेस को होल बना रहे हो तो प्रोसेस से होल कर दो, अगर किसी प्रोसेस को हटा के नया प्रोसेस ला रहे हो तो उस P को हटाओ, होल क्रिएट करो, फिर नया P मतलब नया प्रोसेस आ जाएगा वहाँ पे, और उसके मेमोरी एड्रेस अपडेट कर दो अगर उसने कम मेमोरी ली है तो, या ज़्यादा ली है एज़ कम्पेयर टू जो पहले प्रोसेस वहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। एंड देन OS कैन यूज़ एनी एलोकेशन एल्गोरिदम, जो भी उसका एलोकेशन एल्गोरिदम यूज़ करनी है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट, जो भी वो यूज़ करेगा उस प्रोसेस को रख देगा। कौन सी उसको मेमोरी चूज़ करनी है उसको पता है, कैसे करनी है, आइदर यूजिंग बिट मैप्स और लिंक लिस्ट, कैसे करनी है उसको पता है। अब उसको कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करनी है कि कौन सा उसको पिक करना है, इन सब में उसको कैसे पिक करना है वो तो पता है कि भाई ये वाला पिक करना है, ये फ्री है, ये फ्री नहीं है, ठीक है।
कॉन्टेक्स्ट उसको है, अब उस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके कौन सा प्लेस उसको पिक करना है टू रिप्लेस पी, टू स्वैप आउट और स्वैप इन। वहाँ पे एल्गोरिदम अपनी जो भी हमने पहले भी पढ़ी थी, हर एक जगह ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये कॉमन दिखेंगी, बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट बेस्ट फिट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, जो भी है, राइट, ये सब आपको दिखेगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वैपिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा फ्री मेमोरी कैसे आप डिटेक्ट करते हो, इसको दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज़ वर्चुअल मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या है, मैं आपको पहले सिंपल भाषा में बता देता हूँ। लेट सपोज मेरा कंप्यूटर जो प्रोग्राम चला रहा है वो टोटल मेरी 16 GB यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं 64 KB मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पर मेरे पास जो रैम अवेलेबल है ना मेरे कंप्यूटर में एक्चुअल फिजिकल, वो है 32 KB। तो या तो मैं स्वैप इन खेलता रहूँ, स्वैप इन स्वैप आउट खेलता रहूँ, राइट, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। बट इसको कैसे किया जाता है, मेरे को कैसे करना है इन चीज़ों को, ठीक है, उसके लिए एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी। ये बोलता है कि भाई दो प्रोसेस हैं तुम्हारी P1 P2, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको इल्यूजन क्रिएट करना है। P1 को बोलना है कि भाई सारी की सारी मेमोरी तेरी, P2 को बोलना है भाई सारी की सारी मेमोरी तेरी। उनको ऐसा लगेगा कि सारी मेमोरी मेरी है, मैं तो मज़े करूँगा। बट P1 को हमने बोला तेरी 20 KB से लेके लेट्स सपोज 32 KB तक तेरी है, ठीक है। अब ये मेमोरी P1 की हो गई हमेशा के लिए, ठीक है, जब तक वो रन कर रहा है और ये इसी में खेलता रहेगा। तो P1 P2 को हम ऐसी इल्यूजन क्रिएट करते हैं यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। उसको लगता है मेरे को इतनी मेमोरी मिल गई है, बट उतनी उसको मिलती नहीं है एक्चुअली, ठीक है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो इट्स ऑल्सो एन टेक्निक टू स्वैप प्रोसेस फ्रॉम डिस्क व्हेन मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड मोर देन फिजिकल मेमोरी अवेलेबल, ठीक है, वही भी टेक्निक है। इसमें एक चीज़ यूज़ होती है वो है पेजिंग, ठीक है। मोस्ट वर्चुअल मेमोरी यूजेज अ टेक्निक कॉल्ड पेजिंग टू डिस्क्राइब, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी एक इंस्ट्रक्शन है मूव रजिस्टर 1000, मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, 1000 है इसकी वैल्यू को एक रजिस्टर में मूव करती है, ठीक है। ये आपकी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है, या फिर आप मैं ऐसा बोलूँ रजिस्टर में जो भी स्टोर्ड है उसको मूव करती है, ठीक है। इट डज दिस कॉपिंग द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस 1000, ठीक है। 1000 मेमोरी पे जो भी स्टोर्ड है या तो उसको रजिस्टर में लेके आती है, या रजिस्टर में जो भी स्टोर्ड है उसको 1000 मेमोरी में स्टोर करती है, कैसे भी सोच लो, ठीक है। और वाइस वर्सा। एड्रेस कैन बी AWS जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब एड्रेस है। एड्रेस कैन बी जनरेटेड यूजिंग इंडेक्सिंग बेस एंड सेगमेंट रजिस्टर। इसका मतलब क्या है, देखो, दीज प्रोग्राम जनरेटेड एड्रेस आर कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस एंड फॉर्म अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस। होता क्या है, जब भी हम कोई कोड रन करते हैं ना अभी मॉडर्न CPU में, ठीक है, वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई इस कोड की लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ x = 1, y = 1, z = x + y। तो हो क्या रहा है, एक रजिस्टर में मैं दो रजिस्टर की वैल्यू प्लस करके स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। z = x + y इज़ नथिंग बट दो रजिस्टर की वैल्यू स्टोर करके एक अलग रजिस्टर में सेव करना फ्रॉम CPU पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लो लेवल पॉइंट ऑफ व्यू। अब CPU बोलेगा क्या, CPU बोलेगा x + y की जो वैल्यू स्टोर्ड है ना वो स्टोर्ड है एड्रेस ये वाले पे, ये V1 एड्रेस कुछ भी हो सकता है 0x295 जो भी है, ठीक है। तो x + y की वैल्यू स्टोर्ड है V1 पे। अब ये जो V1 है ना ये वर्चुअल एड्रेस होता है, ये एक्चुअल एड्रेस होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जी यूज़ कर रहा है 64 KB मेमोरी, इतनी तो अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल है मेरे पास 32 KB। तो इसका मतलब मैं क्या प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़ जो मेरा CPU एड्रेस प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूस करेगा 0 to 64 KB के अंदर। इसको मुझे मैप करना है, एक ऐसी टेक्निक लगानी है कि मैं अपनी फिजिकल मेमोरी 32 KB की यूज़ करके इस पूरे प्रोग्राम को रन कर सकूँ। दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस। 64 KB का मेरे पास वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, तो मेरा प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, जो भी एड्रेस जनरेट करेगा CPU, वो इस स्पेस के होंगे, मतलब वो मैक्सिमम जा सकते हैं 64 KB तक, ठीक है। बट जो मेरी एक्चुअल फिजिकल मेमोरी है वो जाएगी 32 KB तक, ठीक है। तो ये जो ये है ये फिजिकल मेमोरी स्पेस है और ये वर्चुअल मेमोरी स्पेस है। तो CPU यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा ये बोलेगा मेरे को 35 KB पे एक इंस्ट्रक्शन चाहिए मेमोरी। अब एक और हार्डवेयर कंपोनेंट आता है MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब ये क्या करता है, इसका काम है 35 KB को नए एड्रेस स्पेस के अनुसार ढालना, ठीक है। 35 KB जो उसको चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन रन करनी है, वहाँ पे कुछ स्टोर करना है, वहाँ से कुछ रिट्रीव करना है, कुछ भी। अब इसको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि वो इस एड्रेस स्पेस के अनुसार चले। अब ये MMU का काम है, कैसे वो करता है डोंट वरी, समझेंगे। सो CPU जनरेट वर्चुअल एड्रेस दैट गोज़ टू MMU
एंड देन द ट्रांसलेटेड एड्रेस, जो MMU ट्रांसलेट करता है एड्रेस अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल मेमोरी, वो जाता है एक बस में, वो एड्रेस अब बस में जाता है, वो मेमोरी में जाता है। या फिर कोई डिस्क कंट्रोलर है उसका रजिस्टर करना है, तो वो डिस्क कंट्रोलर की मेमोरी, जो भी डिस्क कंट्रोलर आपको पता हमने किया था कि ये भी एक इसकी मेमोरी पड़ी होगी, वो भी फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस में कन्वर्ट होना चाहिए फ्रॉम MMU। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि CPU जनरेट्स वर्चुअल, ओके मेरा कैमरा बंद हो गया, इट्स ओके। CPU जनरेट वर्चुअल एड्रेस दैट गोज़ टू MMU एंड देन द ट्रांसलेटेड एड्रेस गोज़ टू द मेमोरी बस, और या जो भी ये बस है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर अपना सिस्टम के पास 32 KB रैम है एक्चुअल, ठीक है, बट अपना प्रोग्राम यूज़ करना चाहता है अप टू 16 बिट्स, 16 बिट मेरा कंप्यूटर है। 16 बिट मतलब मैक्सिमम कितना मेरे पास नंबर स्टोर हो सकता है, 2^16 विच इज़ 64 KB, मतलब ये 64,000 समथिंग आएगा, जिसका मतलब है 64 KB। तो मेरा कंप्यूटर है 16 बिट का। आपने सुना होगा कि आपका कंप्यूटर 64 बिट्स का है, आपका कंप्यूटर 32 बिट का है। तो अगर मेरा कंप्यूटर 16 बिट्स का है तो वो मैक्सिमम उसका CPU कितने नंबर जनरेट कर सकता है, 0 to 64,000। बट मेरी एक्चुअल जो इंस्टॉल्ड रैम है मेरे फिजिकली हार्डवेयर में वो है 32 KB। तो मेरा CPU तो भाई बढ़िया आराम से लगा हुआ है, 64 KB तक जा रहा है, बट मेरे पास इतनी रैम ही नहीं है, मैं क्या करूँगा। दैट्स वेयर कम्स CPU जनरेटेड एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन विच इज़ कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी टू फिजिकल एड्रेस स्पेस ट्रांसलेशन, और इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, और इसकी स्पेस को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी स्पेस। क्या होता है आगे देखेंगे, डोंट वरी। जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है वो डिवाइड होता है डिफरेंट सेक्शन में, हर एक सेक्शन को बोलते हैं पेज, और जो फिजिकल स्पेस जो आपकी एक्चुअल मेमोरी है वो डिवाइड होता है पेजेस में, और उसको बोलते हैं पेज फ्रेम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाली पूरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पेज एंड पेज फ्रेम का साइज़ हमेशा सेम होता है। ठीक है, अगर वर्चुअल मेमोरी के पास 16 पेज है, ईच पेज इज़ ऑफ 4 KB। अगर वर्चुअल मेमोरी स्पेस है जो मेरा, उसमें मैं बोलता हूँ 16 स्पेस है, इंडेक्सिंग 0 है, 0 to 15 पेजेस है, हर एक पेज 4 KB का है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, 16 इंटू हर एक पेज 4 KB का, 4 KB 64 KB इज़ माई वर्चुअल मेमोरी स्पेस। नाउ सेम फॉर फिजिकल में, क्योंकि मेरी 32 KB एक्चुअल रैम है तो वहाँ पे सिर्फ 8 पेज फ्रेम रह सकते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ माई वर्चुअल एड्रेस स्पेस। ये सारे एड्रेस वो वाले एड्रेस हैं जो मेरा CPU जनरेट करेगा, क्योंकि मेरा सिस्टम है 16 बिट्स। ठीक है, पर मेरा जो फिजिकल एड्रेस है उसमें मेरे एड्रेस अप टू 32 KB जा सकते हैं। सो व्हाट टू डू, मेरा वर्चुअल एड्रेस स्पेस बोलता है कि भाई मैं एक ऐसा स्पेस मेंटेन करूँगा जिसमें मैं इल्यूजन क्रिएट करूँगा कि भाई तुम्हारे पास 64 KB है मेमोरी, बट मेरा MMU है, जो मेरा हार्डवेयर है, वो क्या करेगा, इस 64 KB को मैप करेगा 32 KB पे। अब ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें मिस होंगी। आपके पास यहाँ पे आपके पास कितने हैं, आपके पास 16 पेजेस है, यहाँ पर आपके पास 8 पेजेस हैं, तो एट अ टाइम मैक्सिमम पेजेस हैं जो यहाँ के 8 पेज यहाँ पे 8 मैप कर सकते हैं हम, राइट। तो कुछ मैप होंगे, कुछ मैप नहीं होंगे। जो कुछ मैप नहीं होंगे उस पर क्रॉस रहेगा, या फिर मैं ऐसा बोलूँ 0 बिट रहेगी, और जो मैप हो जाएंगे वहाँ पे पेज फ्रेम नंबर रहेगा। जैसे ये सबसे पहले वर्चुअल पेज 2 पे मैप है, तो 0 1 और यहाँ पे आएगा 2, तो ये वाला मैप है 2 पे। अब ये वर्चुअल पेज यहाँ पे मैप है 1 पे, 0 1 यहाँ पे मैप है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज एड्रेस आता है 4126 यहाँ पे कहीं पे एड्रेस होगा। ठीक है, तो कौन से पेज पे मैप है, फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज आ गया 0 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेस एड्रेस कितना है 4, तो 4000 है लेट्स सपोज, प्लस यहाँ पे ऑफसेट कितना था 4126 था, तो 126 यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो चलो क्योंकि 1 पेज 1 से मैप है तो आपको समझ नहीं आएगा, बट लेट्स सपोज ये तीसरा वाला पेज इसके लास्ट वाले पेज पे है 1 2 3 4 7, क्योंकि यहाँ पे 8 पेज फ्रेम है, तो ये तीसरा वर्चुअल पेज लास्ट वाले पेज पे मैप है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा है 8126 एड्रेस, तो यहाँ पे वो क्या होगा 24,000। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 24,000 प्लस 126, क्योंकि ऑफसेट यहाँ पे 126 से 126। ठीक है, तो वर्चुअल एड्रेस 0 इज़ सेंट टू फ्रेम 2। ठीक है, ये ऐसे मैप है। एंड 8192, अब 8192 कैसे आता है, बेसिकली 1 KB इज़ नथिंग बट 1024 बाइट्स। ठीक है, 1024 इज़ 1 KB। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा मत बोलना कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, वो यहाँ पे नहीं होता, वहाँ होता है 0 to 1023
ये कितनी टोटल वैल्यू है 1024, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 की पावर 10, मतलब 10 बिट्स के साथ 10 बिट्स यूज़ होती हैं 0 to 1024 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं कल को बोलूँगा कि आपके पास 8 KB है तो 1024 इंटू 8, ठीक है, 1024 8 32 9 8192, ठीक है। तो 8 KB इज़ नथिंग बट 8 इंटू 1024 बाइट्स बट विच इज़ 18192 बाइट्स, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 8000 बोल देता हूँ इसको, ठीक है, 24000 बोल देता हूँ। तो MMU विल मैप, ये वाली आप देख लेना फिजिकल एड्रेस। X मीन्स पेज इज़ नॉट मैप्ड, 2 मीन्स पेज इज़ मैप टू सेकंड पेज फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दी हुई है 4 KB को कैसे करते हैं 1024 इंटू 4 4096, 4096 इज नथिंग बट नंबर्स फ्रॉम 0 to 4095, ठीक है। इसको यूज़ कितनी बिट्स लगेंगी 4095 को, वो आप 2 to the पावर कितनी कर सकते हो, आई थिंक 2 to the पावर 20 में हो जाएगा 1 मिलियन, 2 to the पावर 12, 2 to the पावर अराउंड 12 हो सकता है, 12 बिट्स कैन बी यूज्ड, ठीक है। वो देख लेना 4096 कब आता है, तो उतनी बिट्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। सो बेसिकली 4096 के लिए कितनी बिट्स लगेंगी 2 to the पावर 12, 1024 इंटू 4 है ना, तो 1024 इज़ 2 to the पावर 10, 4 इज़ 2 to the पावर 2, 2 to the पावर 12, हाँ 2 to the पावर 12, तो 12 बिट्स आपको लगेंगी टू जनरेट 0 to 4095 डेसिमल नंबर प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है बिट्स बाइट्स कन्वर्जन वगैरह की। ओके, OS देन पिक्स अप द लीस्ट यूज्ड पेज रेफरेंस राइट इज कंटेंट बैक टू दिस, हाँ ठीक है, ये पढ़ते हैं। व्हेन MMU गिव्स एड्रेस एंड सी अ पेज इज अनमैप्ड, तो जब MMU एक एड्रेस जनरेट करता है बट वो पेज मैप्ड नहीं होता, उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में मोस्टली, पेज फॉल्ट क्या होता है। MMU ने बोला कि भाई कौन सी इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हो, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन को कौन सा एड्रेस चाहिए 62 KB वाला, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। वो जाता है यहाँ पे, इसको पेज टेबल बोलते हैं बाय द वे, वर्चुअल पेज टेबल में जाता है, बोलता है ये पेज जी मैप्ड है किसी के साथ नहीं, कोई पेज फ्रेम के साथ मैप नहीं है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट बहुत मतलब आई वुड से कि इनएफिशिएंट चीज़ है, कम से कम होना चाहिए ये, इसमें एक्स्ट्रा के CPU साइकिल वेस्ट होते हैं। उसके बाद क्या आता है OS देन पिक्स अप द लीस्ट यूज्ड पेज, तो एल्गोरिदम कोई भी हो सकती है, एक बहुत फेमस यूज़ है जो कि LRU लीस्ट रिसेंटली यूज या फिर लीस्ट यूज जो भी है आप इसको कर लो, LRU होती है और अलग अलग एल्गोरिदम आती है। सो वो बोलता है जो पेज सबसे कम यूज़ हुआ है, लेट्स सपोज वो बोलता है कि आपका ये पेज यूज़ ही नहीं हुआ कभी, तो इसको अनमैप करो भाई, इसको अनमैप करो, इसको स्वैप आउट कर दो डिस्क में, ठीक है, इसका कंटेंट डिस्क में राइट कर दो और अब इसको मैप कर दो, इसको मैप कर दो, ठीक है। मतलब अब जो मेरा फर्स्ट पेज था अब ये अनमैप हो गया है, अब ये जो एड्रेस स्पेस है ये यूज़ कर सकता है ये वाला पेज। अब मेमोरी पेज, एक पेज की साइज़ और एक पेज फ्रेम का साइज़ तो सेम होता है, तो मेरे को वो भी कोई चिंता नहीं है कि मैं इसको मैप कर पाऊँगा इसके साथ या नहीं, क्योंकि साइज़ तो सेम ही है, ठीक है। सो OS देन पिक्स अप द लीस्ट रिसेंटली पेज यूज्ड पेज एंड इट राइट्स इट्स कंटेंट बैक टू द डिस्क, ठीक है, और फिर जो उसको मैप करना था वो कर देता है। देन इट फैचेज द पेज जस्ट रेफरेंस्ड एंड देन इट चेंजेस द मैपिंग एंड रेफरेंस, क्योंकि नया पेज उस मैप कर रहा है तो मैपिंग वगैरह रेफरेंस वगैरह चेंज हो जाएगी। रेफरेंस वगैरह चेंज मतलब सिंपल सा है कि भाई जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें कुछ ऑफसेट ऐड होगा, ठीक है। अब ये मैं अगर मैप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसका बेस एड्रेस हो जाएगा 4096। अगर यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है लेट्स सपोज 56,126, तो अगर 126 है तो यहाँ पे 126 ऐड हो जाएगा, उसके बेस में ऑफसेट ऐड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं री रेफरेंस करना, ये सब करना, वो जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वाइल पेज फॉल्ट अक्कर्स, जब भी पेज फॉल्ट आता है मतलब वर्चुअल मेमोरी में एक ऐसा पेज ढूंढा जाता है जो कि मैप ही नहीं है, तो पेज फॉल्ट आ जाता है, तो वहाँ पे एक ट्रैप इंस्ट्रक्शन या ट्रैप एक्सेप्शन आती है, उस एक्सेप्शन को ट्रिगर किया जाता है। फिर OS क्या करता है या फिर MMU क्या करता है कि भाई वो वाला पेज फ्रेम जो मैप्ड नहीं है, राइट, जो पेज मैप नहीं है तो उसको मैप करता है, फिर जिसके कारण एक्सेप्शन आई थी उस इंस्ट्रक्शन को वो दोबारा रन करता है, जिसको जनरली बोलते हैं ट्रैप इंस्ट्रक्शन। तो पेज फॉल्ट कब आता है, पेज फॉल्ट जब आता है तब ट्रैप इंस्ट्रक्शन रन होती है, ट्रैप इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके री मैपिंग होती है, कोई पेज को रिमूव किया जाता है, स्वैप आउट करके नया पेज लाया जाता है, नए पेज को दोबारा मैप किया जाता है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी एग्जांपल है एड्रेस ट्रांसलेशन की। अब ये आपकी 0 to 15 वर्चुअल स्पेस है,
ठीक है, वर्चुअल स्पेस। ठीक है, अब हर एक वर्चुअल स्पेस में क्या है कि फर्स्ट 4 बिट्स हैं जो वो आपका पेज नंबर डिनोट कर रही हैं। ये टोटल है 16 बिट्स। पहली 4 बिट्स आपका पेज नंबर डिनोट कर रही हैं। 4 का मतलब कुछ नहीं है, 2 टू द पावर 4 16, तो 0 to 15 अपने पास 16 पेजेस होंगे, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर देखा वर्चुअल स्पेस में कि आपके 16 पेजेस हैं 64 KB रैम के लिए। यहाँ पे आपने देखा होगा ये। ठीक है, तो पहली 4 बिट्स हम यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट 16 पेजेस। 2 to the power 16, तो 0 to 15 पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए। तो कोई भी एड्रेस होगा उसकी पहली 4 बिट्स होंगी पेज नंबर बताएंगी। अब 0010 ये जो है, तो 0010 क्या होता है, इसका होता है 2, तो 012 ये पेज हम देख रहे हैं। ये पेज किसके साथ मैप्ड है, 110। कौन से पेज फ्रेम के साथ है, 110। 110 इज़ नथिंग बट 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1 इज इक्वल्स टू 5, 5th पेज नंबर। ठीक है, तो सेकंड पेज मैप्ड है, तो और एक बिट यहाँ पे जो भी पेज एंट्री है यहाँ पे, ये पेज एंट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, पेज टेबल की पेज एंट्री किसके साथ मैप्ड है, इसके साथ। 1 का मतलब है कि हाँ जी ये मैप्ड है, 0 का मतलब कि ये मैप्ड नहीं है। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट आएगा जब भी इसको एक्सेस करा जाएगा। बट अब हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, 110010 को। तो जो अपना एड्रेस है, हमें वर्चुअल एड्रेस हमारे पास 0010, उसको सारी 0100, ये वाला एड्रेस, ये वर्चुअल एड्रेस है, इसको मैं मैप करना चाहता हूँ फिजिकल एड्रेस में। कैसे होगा, पहली 4 बिट्स हमें बताएंगी कौन सा पेज नंबर है, ये है। वहाँ से पता चलेगा कौन से पेज पे ये मैप्ड है। पेज फ्रेम है 110, तो उसको यहाँ पे कॉपी कर दो 110। ठीक है, अब जो बाकी की यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस की कितनी बिट्स बची, 12, उसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दो। क्या हुआ देखो, 110 जिसके साथ मैप्ड था उसके पास 12 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा है कुछ। ये वर्चुअल एड्रेस, ये हमारा फिजिकल एड्रेस बन गया। ठीक है, जो पेज फ्रेम है ये हमें पेज फ्रेम मिला यहाँ से 110, और बाकी जो 12 बिट्स है वो एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर दी। तो यही हो रहा है 110, इससे पता चल रहा है वर्चुअल पेज नंबर 2। यहाँ से हमने उठाया पेज फ्रेम नंबर जो कि हमारा फिजिकल एड्रेस है 110, उसको राइट किया 110 3 बिट्स। जो कन्वर्जन हो रही है, अगर आप देखोगे कन्वर्जन हो रही है 4 बिट्स टू 3 बिट्स, 4 बिट्स टू 3 बिट्स। 4 बिट्स में हम कितने प्लेसेस, कितने पेज लिख सकते हैं, 16, 2 to the power 4, 3 में 8, 2 to the power 3 8। यही तो हमने बोला था ऊपर, यही तो हमने बोला था। यहाँ पे है 16 एंट्रीज, यहाँ पे 8 एंट्रीज। 16 एंट्रीज, हर एक एंट्री 4 KB की, मतलब 64 KB रैम, और हर एक मतलब 4 KB 32 KB रैम। ठीक, समझ गए। तो दिस इज़ नथिंग बट 16 बिट्स हैं, इसमें से 4 बिट्स हो रही हैं हमारे पेज नंबर, और बाकी 12 बिट्स हैं सिंपली। यहाँ पे 8 बिट्स क्या है, 3 बिट्स हो रही हैं पेज नंबर, प्लस बाकी की 12 बिट्स क्या है, फिजिकल एड्रेस, राइट। तो ये 12 बिट्स वैसी की वैसी रह रही हैं, बस ये 4 बिट्स और 3 बिट्स कन्वर्जन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 की पावर यूज़ क्यों की जाती है एड्रेस ट्रांसलेशन में, तो इसका नॉर्मल सा आंसर है कि 2 की पावर यूज़ करने से अगर आप किसी बिट्स कॉम्पैक्ट करते हो, अगर आपके पास 5 बिट यूज़ हो रही थी और वर्चुअल स्पेस, फिजिकल स्पेस, उसको सिर्फ 3 बिट्स चाहिए, तो ये 2 to the power 5 और 2 to the power 3 करना आसान होता है यूजिंग बिट्स, क्योंकि बिट्स जो होती हैं वो आपकी हमेशा 2 to the power में होती है। बाइनरी होता है ना, 110 का मतलब क्या है, सबसे पहले 0 0 इंटू 2 to the power 0 प्लस 1 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2। ठीक है, तो 110 को आप कैसे करोगे, 2 to the power 2 इंटू 1 प्लस 2 to the power 1 इंटू 1 प्लस 2 to the power 0 इंटू 0। तो ये बाइनरी नंबर आपका क्या आएगा, 5। ठीक है, तो 2 to the power में आपको ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि 2 to the power में क्यों रखते हैं वर्चुअल और फिजिकल स्पेस को। इट्स जस्ट दैट कि x बिट्स थी जो मेरी वर्चुअल एड्रेस में यूज़ हो रही थी, यहाँ पे 4 है, उसको मुझे y बिट्स में कन्वर्ट करना है फिजिकल एड्रेस में, जो कि यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 2 to the power वहाँ पे यूज़ हो सकती है, क्योंकि बिट्स आर नथिंग बट 2 to the power, राइट। जो यहाँ पे हमने यूज़ किया इसको बोलते हैं पेज टेबल। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं पेज टेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेज टेबल पूछ लिया जाता है। तो द वर्चुअल एड्रेस इज स्प्लिट इनटू वर्चुअल पेज नंबर, जो कि हमने देखा 4 बिट्स यूज़ हो रही है वर्चुअल पेज नंबर,
एंड ऑफसेट, जो कि ये 12 बिट्स यूज़ हो रही है ऑफसेट। एग्जाम्पल 16 बिट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 बिट्स पेज नंबर, 12 बिट्स ऑफसेट। ठीक है, 12 बिट्स का मतलब कुछ नहीं है, 2^12 विच इज़ 4096, विच इज़ 4096 इज़ 4 KB। अब आप बोलोगे 4096 बिट्स टू 4 KB कैसे हो गया। मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, जो भी आप नंबर जनरेट करते हो ना मेमोरी की बात में, उसका मिनिमम यूनिट होता है बाइट। मतलब अगर मैं सिंपली मैथमेटिक्स की बात करूँ, 2^12 इज़ 4096 बिट्स, 12 बिट्स इज़ नथिंग बट 2^12, मतलब 0 to 409695। ठीक है, बट जब हम मेमोरी की बात कर रहे होते हैं ना, ये 0 to 4095 आर द बाइट्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं 0 to 4 KB, इसलिए मैं हमेशा KB बोल रहा था। ठीक है, तो जो अपने इस 12 बिट्स हैं, ये जो 12 बिट्स, हर एक पेज जो भी है, ये पेज जो भी ये पेज नंबर आएगा इससे x, हर एक पेज के पास 12 बिट्स होंगी। वो 12 बिट्स इज़ नथिंग बट 0 to 4096 बाइट्स, क्योंकि हर एक यार पेज जो होता है ना वो 4 KB का यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज़ अ थिंग कि फ्रॉम लोअर 4 बिट्स पेज नंबर इज़ फाउंड विच इज़ 0 to 15 वर्चुअल पेजेस हैं, 16 पेजेस हैं। एंड इफ़ वर्चुअल पेज इज़ मैप्ड, अगर वो मैप्ड है, वो कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे 1 स्टोर है तो मैप है, किसके साथ मैप्ड है, ये 001। इफ़ इट इज़ मैप्ड देन वो पेज फ्रेम नंबर फाइंड किया जाता है, उस पेज फ्रेम नंबर को हाई ऑर्डर बिट्स 3 बिट्स में स्टोर कर लिया जाता है, हाई ऑर्डर्स, ये हाई ऑर्डर 3 बिट्स हो गई, एंड बाकी कॉपी पेस्ट कर दी जाती है 12 बिट्स। तो दिस इज़ द कन्वर्जन, ये आप देख सकते हो। ये कन्वर्जन एग्जाम में आ जाती है, इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता, इंटरव्यू में जस्ट पूछते हैं 2 to the पावर क्यों होती है और एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होती है। यू जस्ट कैन से कि 2 to the x to 2 to the y जाना है, ये x और y बिट कंपैक्शन आपको करना है, दैट्स इट। मल्टी लेवल पेज टेबल, ये थोड़ा ऑप्शनल है, इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट है, ठीक है, आपका CPU 32 बिट है या फिर 64 भी आता है, 32 बिट अगर मैं 4 KB पेज साइज़ लूँ, ऊपर भी हमने 4 ही लिया था, हर एक पेज, ये तो पेज एंट्री है, ये पेज नहीं है, ये पेज एंट्री कोरस्पॉन्ड करती है कौन सा पेज है। ठीक है, पेज नंबर बताती है, पर पेजेस जो एक्चुअल मैं बोल रहा हूँ, पेजेस इज़ नथिंग बट मेमोरी के अंदर सेक्शन जो है वो पेज है। ये तो एंट्री है, ये तो एंट्री बोल रही है कि भाई ये एंट्री कौन सी पेज फ्रेम की एंट्री है। एंट्री नंबर मेरे को बता रहा है पेज फ्रेम, बट पेज फ्रेम खुद एक 4 किलोबाइट का है। ठीक है, तो 32 बिट्स का मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि 12 बिट्स का ऑफसेट है और 20 बिट का वर्चुअल पेज है, तो 2 to the power 20 इज़ नथिंग बट 1 मेगा। ठीक है, तो अगर बोलूँ 20 बिट्स इट विल हैव 1 मिलियन वर्चुअल पेजेस। पहले हमारे पास 4 बिट्स थी तब तो ठीक है 2 to the power 4 था तो 16 पेजेस थे आपके पास, बट अब 20 बिट जब यूज़ कर रहे हैं तो मिलियन वर्चुअल पेजेस। अब जो ये पेज टेबल है ये भी मेमोरी में ही स्टोर होता है, तो मैं अगर इतना बड़ा पेज टेबल अपनी मेमोरी में रखने लग जाऊँ तो मेरी वर्चुअल मेमोरी का फ़ायदा ही क्या है अगर वो खुद ही इतनी बड़ी मेमोरी लेने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आता है मल्टी लेवल पेज टेबल विच इज़ नथिंग, मतलब जस्ट एक नया टर्म है। इट इज़ जस्ट दैट कि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि हर बार सारे के सारे पेज एक्सेस नहीं होते, कुछ चुनिंदा पेजेस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम वही पेज एक्सेस होते हैं और उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए द सीक्रेट इज़ आप इसको जो आपकी 32 बिट्स हैं ना इसको डिवाइड कर दो, पहली 10 बिट ले लो, फिर 10 बिट ले लो, फिर 12 बिट्स का ऑफसेट ले लो। फर्स्ट 10 बिट्स विल रिप्रेजेंट फर्स्ट पेज टेबल, सेकंड 10 बिट्स विल रिप्रेजेंट सेकंड लेवल पेज टेबल, थर्ड विल बी ऑब्वियसली ऑफसेट। कैसे, तो यहाँ पे वो बोलता है कि आप ना 10 बिट्स का टेबल बनाओ इंस्टेड ऑफ डूइंग 20 बिट्स प्लस 12 बिट्स। 20 बिट्स से तो आपकी 1 मिलियन एंट्रीज आ जाएंगी, यहाँ पे 1 मिलियन पेज टेबल में एंट्री आ जाएंगी विच इज़ नॉट फिजिबल। वो बोलता है 10 बिट्स यूज़ करो बस। 10 बिट से क्या आएगा आपकी 0 to 1024, 2 to the power 10 क्या होता है 1024, मतलब कितनी एंट्रीज आएंगी 0 to 1023, तो इतनी पेज टेबल एंट्रीज आएंगी। वो बोलता है मिलियन एंट्रीज रखने की जरूरत नहीं है, 10 बिट यूज़ करके 1023 एंट्रीज रखो। मैंने बोला ठीक है, इतनी रखी। इसको बोलते हैं टॉप लेवल पेज टेबल या फिर PT1। अब वो बोलते हैं सारी की सारी एंट्रीज को मैप मत करो, ठीक है, जो चाहिए उसी को मैप करो। मैंने कहा ठीक है, व्हाट डज़ इट मीन। वो बोलता है अब बाकी जो 10 बिट्स हैं ना उससे उसको यूज़ करो। मैंने 3 पेज टेबल बना लिए, अब ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इतने भी यहाँ पे हमने 3 बनाए, तो
तो सेकंड लेवल पे मैंने एक 1023 एंट्री को मैप कर दिया, एक 1022 को, एक 0th एंट्री को, ठीक है। तो ये जो 10 बिट्स थी, इसमें से मैंने 3 एंट्री उठाई फर्स्ट पेज टेबल में, उनको मैप करा। अगली 10 बिट्स यूज़ करी मैंने सेकंड टेबल बनाने में, क्योंकि हर एक पेज है इन 10 बिट्स का। एक तो मैंने टॉप लेवल उठा लिया, उसमें अगली 10 बिट्स यूज़ करके मैंने ये पेज टेबल बनाया। अब ये जो इसके नीचे था इसको मैंने मैप करा, इसकी 10 बिट यूज़ की, हर एक के पास 10 बिट्स है ऑब्वियसली, और इसके नीचे वाला उठाया उसका यूज़ किया, ठीक है। अब इसके पास आगे 12 बिट्स बची हैं हर। अब ये होता है सेकंड लेवल जिसको हम बोलते हैं PT2, ये होता है PT1। फर्स्ट लेवल पेज टेबल्स, सेकंड लेवल पेज टेबल्स। अब हर एक पेज टेबल में अगेन 10 बिट्स यूज़ करके मैंने एंट्रीज़ रख ली। अब हर एक एंट्री में 12 बिट्स मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब हर एक एंट्री 12 बिट्स इज़ नथिंग बट 2 टू पावर 12 इज़ 4 KB, 4 KB का पेज है। तब होगा क्या, देख, द सीक्रेट ऑफ मल्टी लेवल पेज टेबल इज़ नॉट टू कीप ऑल पेज टेबल्स। मल्टी लेवल का मतलब है सिर्फ थोड़े से पेज टेबल रखो, सब एंट्रीज मैप करने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। जब कोई वर्चुअल एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है, MMU बोलता है कि मुझे ये वर्चुअल एड्रेस चाहिए, CPU बोलता है मुझे ये वर्चुअल एड्रेस चाहिए। MMU देखता है कि भाई ये वर्चुअल एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले PT1 की 10 बिट यूज़ करता है, ठीक है। वो 10 बिट यूज़ करके देखता है कि कौन सी एंट्री है। अब वो देखता है वो एंट्री मैप्ड है या नहीं। नॉर्मल पेज टेबल ही है, बस पेज टेबल एक फिजिकल को मैप नहीं कर रहा, एक पेज टेबल अगले पेज टेबल को मैप कर रहा है। अब वो देखता है ईच PT1 एंट्री कैन हैव अनदर 10 बिट्स, ठीक है। हैंस 3 PTs आर प्रिंटेड। मतलब वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 3 टेबल मैप्ड है, ठीक है। अब वो देखता है कि वो जो उसको वर्चुअल एड्रेस जो उसका जनरेट हुआ है, पहली 10 बिट उसकी यूज़ करके वो देखता है कहाँ पे आ रहा है। लेट सपोज अगर वो वहाँ पे आ रहा है, ये मैप्ड है, अब ये PT2 में चला जाएगा। अब जैसे ये PT2 में चला जाता है, अब ये अगली 10 बिट्स यूज़ करेगा। अब यहाँ पे अपन ने जो ऊपर डिस्कस किया ना, एक पेज टेबल फिजिकल के साथ मैप्ड होता है, वही है, बस सेम टू सेम सब चीज़ें वही है, बस इसको बिट्स को तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि 32 बिट वर्चुअल एड्रेस लेट सपोज ये है, उसकी डेसिमल वैल्यू ये है ना। लेट सपोज उसको जो मैप हो रहा है वो फर्स्ट नहीं, मैं लेट सपोज 0 वाली, जहाँ पे 0 लिखना था आई थिंक, तो उसकी 0 एंट्री हो रही है और यहाँ पे 2 एंट्री हो रही है, ऑफसेट 4 आ रहा है उसका, ठीक है। तो देख रहे हो, पहले वो फर्स्ट एंट्री पे जाएगा, देखेगा मैप्ड है या नहीं, फिर वो PT2 पे जाएगा, देखेगा मैप्ड है या नहीं, फिर वो ऑफसेट उठा लेगा, तो सब कुछ पुराना है, ठीक है। टॉप लेवल PT, अब यहाँ पे ये सब चीज़ें वो हैं, वो बोल रहा है कि टॉप लेवल यहाँ पे 0th मैप्ड है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है 0 to 4 MB हो गया, ठीक है। ये 4M to 8 हो गया, 8M, ठीक है। ये 8M to 12M हो गया। ये बस बोल रहे इतने मेगाबाइट्स है, क्योंकि बेसिकली इट्स नथिंग बट मतलब जस्ट सेइंग अ वे कि भाई क्या क्या रेंज है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है कि भाई जब आपका पहला पेज टेबल, पीछे हमने जो देखा था, एक पेज टेबल आपका सीधा फिजिकल एड्रेस मैप कर रहा था, ठीक है। अब वो एक पेज टेबल फिजिकल एड्रेस मैप ना करके एक नेस्टेड पेज मैप कर रहा है और वो आगे फिजिकल मैप कर रहा है। दैट्स इट। द ओनली इंग्रेडिएंट हियर टू कीप इन माइंड इज़ कि यहाँ पे सिर्फ कुछ चुनिंदा एंट्रीज़ को ही मैप किया जाता है आगे वाले पेजेस में, बाकी सारी एंट्रीज़ खाली रखी जाती हैं, क्योंकि मिलियन पेजेस हमें मेंटेन नहीं करने, कुछ चुनिंदा पेजेस ही मेंटेन करने हैं, और यहाँ पे भी पेज फॉल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी अगेन ऑप्शनल है, इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता पेज टेबल की एंट्री का स्ट्रक्चर, बट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो आपकी, राइट। हर एक पेज में एक पेज टेबल एंट्री होती है, ये तो हमें पता है, ये पेज टेबल एंट्री किसके साथ मैप है किसके साथ नहीं, बट एक एंट्री के अंदर क्या स्टोर होता है, यहाँ पे क्या स्टोर होता है, उसकी जो ये 10 बिट्स से ये बना है, उसके पास ये 12 बिट्स है ना, हर एक पेज के पास एक 12 बिट्स है ना, 10 + 12 22 बिट्स है। तो ये बिट्स यहाँ पे कैसे यूज़ होती हैं, या फिर मैं इसको कॉम्प्लेक्स ना करता हूँ, यहाँ पे आ जाऊँ, ये हर एक पेज का ये हो गया, और इसके बाद उसके पास 12 बिट्स है, यहाँ पे 12 बिट्स। तो ये यहाँ पे 12 बिट्स अंदर कैसे यूज़ होती हैं, ठीक है। हर एक पेज टेबल की एंट्री क्या होती है, तो वो देख लेते हैं। एंट्री ये कुछ खाली पे वो है, क्या बोलते हैं, स्पेस। नाउ यहाँ पे कुछ बिट्स यूज़ होते हैं ये बताने के लिए कि इस पेज टेबल की एंट्री को कैश करना है या नहीं। सेकंड, यहाँ पे कुछ बिट्स बताएंगे कि ये रेफरेंस हुआ है अभी तक या नहीं। तीसरा बताएगा ये पेज प्रोटेक्शन इस पे है कुछ लगी हुई या नहीं। चौथा बताएगा कि भाई ये इसकी मैपिंग हुई है यानी प्रेजेंट एब्सेंट बिट जिसको बोलते हैं। और लास्ट वाला बताएगा पेज फ्रेम नंबर किसके साथ मैप हुआ है। कुछ बिट्स यहाँ पे यूज़ होंगी, कितनी बिट्स होंगी अगेन आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेजेंट एब्सेंट बिट कोरस्पॉन्ड टू इफ़ पेज फ्रेम इज़ अवेलेबल, मतलब पेज आपका मैप हुआ है किसी फ्रेम के साथ या नहीं। जीरो का मतलब है पेज फॉल्ट आएगा, भाई मैप नहीं हुआ है, जब इसको
रेफरेंस किया जाएगा पेज फॉल्ट। प्रोटेक्शन बिट टेल अस कि ऑपरेशन परमिटेड है, यानी 0 मीन्स रीड राइट है, 1 मीन्स सिर्फ रीड है। सो प्रोटेक्शन जब आपके पास 1 होती है, 1 का मतलब है कि आपके पास सिर्फ रीड का ऑप्शन है, राइट। जब सिर्फ रीड का ऑप्शन होता है ना, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम राइट करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए आपको याद होगा कि लिनक्स में कभी कभी हम सूडो से ओवरराइट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो कुछ कुछ आप वहाँ से भी एनालॉजी उठा सकते हो। अब मॉडिफाइड बिट ये बताती है कि भाई ये पेज जो पड़ा हुआ है आपका, ये कभी मॉडिफाइड हुआ भी था या नहीं, जब उसको स्वैप इन किया गया था डिस्क से, उसके बाद से कभी मॉडिफाई हुआ या नहीं। अगर वो मॉडिफाई नहीं हुआ तो हम कभी उसको स्वैप आउट करेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा उसको हटा देंगे वहाँ से, क्योंकि अगर वो मॉडिफाई नहीं हुआ तो ऑलरेडी उसकी कॉपी पुराने वाली पड़ी होगी डिस्क में। लेकिन अगर उसकी मॉडिफाइड बिट 1 है, जिसका मतलब जब भी आपका पेज रेफ़र होता है, ठीक है, कभी भी आपका MMU किसी पेज को एक्सेस करता है तो उसकी मॉडिफाइड बिट को ऑन कर दिया जाता है। और मॉडिफाइड बिट ऑन का मतलब होता है कि जब ये पेज स्वैप आउट होगा तब इस पेज को डिस्क में राइट करने की ज़रूरत है। जब मॉडिफाइड बिट 0 होगी, इसका मतलब है कि भाई ये पेज जब से आया इसको रेफरेंस किया ही नहीं गया, तो इसको डिस्क में राइट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपकी CPU साइकिल बच जाएंगे, ठीक है। इसको डर्टी बिट भी बोलते हैं। कैन बी यूज्ड, मतलब वो बोलता है कि पेज एविक्शन के टाइम सीधा मॉडिफाइड बिट को भी यूज़ किया जा सकता है। जिस पेज की मॉडिफाइड बिट 0 है, मतलब वो पेज कभी रेफ़र हुआ ही नहीं, उसको भी रिमूव किया जा सकता है। सो ये भी एक चीज़ है। कैशिंग बिट वो बोलता है अलाउ करता है कैशिंग किसी पेज की। कुछ पेज जो मैप होते हैं डिवाइस रजिस्टर, जो हमने अभी, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देखी उनको पता होगा, डिवाइस रजिस्टर डिवाइस कंट्रोलर के अंदर होते हैं, डिवाइस के अंदर होते हैं। तो उसमें हमने जो पेजेस हमें डिवाइस रजिस्टर के साथ मैप है उनकी कैशिंग हमें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि डिवाइस रजिस्टर मेनली यूज़ होते हैं आई ऑपरेशंस के लिए, और आई ऑपरेशन कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं। लेट्स सपोज मुझे किसी फाइल से रीड करना है, ठीक है। अब मैं जब फाइल से रीड कर रहा हूँ तो मैं करैक्टर लेके आ रहा हूँ, फाइल कॉन्स्टेंटली मैं करैक्टर रीड कर रहा हूँ, ABCD जो भी उसमें है, तो कॉन्स्टेंटली मेरी चीज़ें चेंज हो रही हैं पेज की। तो मैं अगर वहाँ पर कैशिंग यूज़ मतलब कर दूँगा इनेबल, तो वो मेरी पुराने स्टेट को कहीं वो ना कर दे सेव। तो इसलिए जो रियल टाइम चीज़ें हैं वहाँ पे कैशिंग डिसेबल कर दी जाती है, इसलिए कैशिंग बिट अलाउ की जाती है। कुछ पेजेस में कैशिंग नहीं रखी जाती, ठीक है। अब ये सब हैं कि भाई ये सब था आपके पेज टेबल में जो एंट्रीज होती हैं और डिफरेंट बिट्स का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी तो आपने कर लिया कि भाई आपकी वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस स्पेस अगर बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपके मिलियन पेजेस जैसे हो गए थे, तो हमने डबल पेजेस बना लिए थे, राइट। टॉप लेवल पेज टेबल और फिर नेस्टेड पेज टेबल, वो तो हमने कर लिया। बट एक और टेक्निक है जो काफ़ी फेमस है, जो बोलते हैं TLB। आप लिनक्स के कर्नल के सोर्स कोड में जा सकते हो, वहाँ पे भी दे सकते हो, TLB होता है। इन द एब्सेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी, CPU क्या करता है? CPU डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन जो उसको चाहिए वो मेमोरी बस में डालता है, उसको वो एक्सेस कर लेता है। जो मेमोरी उसको चाहिए CPU को एक्सेस कर लेता है। बट जब आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है, वहाँ पे आते हैं पेज टेबल्स। अब पेज टेबल बड़े छोटे हो सकते हैं, एंड मल्टीपल रेफरेंसेस वहाँ पे चाहिए। तो इन प्रैक्टिकल इट इज़ नोटेड दैट जब CPU मल्टीपल टाइम्स पेज फॉल्ट आते हैं, पेज रेफर करता है CPU मतलब MMU, ठीक है, MMU भी इसके साथ होता है, दोनों एक CPU पैकेज में आते हैं। तो जब MMU किसी पेज टेबल को रेफर करता है तो वो यूज़ तो CPU ही करता है ना, तो CPU साइकिल वेस्ट होते हैं। तो बोलता है पेज टेबल्स में क्या होता है कि मोस्टली जब पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं ना, तो आपकी परफॉर्मेंस 2/3 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाती है। इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एक सोल्यूशन लेके आए हम, विच इज़ कि एक ऑब्जर्वेशन थी कि भाई MMU और CPU ना एक स्मॉल सेट ऑफ पेजेस को ही मोस्ट ऑफ द टाइम रेफ़र करते हैं, सारे पेजेस को रेफ़र नहीं करते। इसलिए तो हमने मल्टी लेवल पेज टेबल बनाए थे। बट अगर मल्टी लेवल पेज टेबल भी काम ना आए, वो भी बड़े बड़े हो जाए, तो क्या कर सकते हो? यू कैन यूज़ TLB। TLB इज़ नथिंग बट अ कैश काइंड ऑफ, जो एक एंट्रीज मेंटेन करता है सीधा। भाई ये वर्चुअल पेज आया, सीधा देखो इस टेबल में है 140 वर्चुअल पेज, येस वैलिड है, येस मॉडिफाइड या नहीं, ये तो बोल सकते हो प्रोटेक्शन बिट, और कौन से पेज पे इसको डायरेक्ट करना है, पेज फ्रेम डायरेक्ट, ठीक है। कोई आपको MMU में ट्रांसलेशन नहीं करनी है जिसमें CPU साइकिल वेस्ट ज़्यादा होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा CPU साइकिल वेस्ट होंगे, आपको प्लस माइनस करना होगा, ठीक है। एंड और नोर गेट जो होते हैं ना, वहाँ यहाँ पे यूज़ होंगे इसमें। बट वो बोलता है जब आपका TLB है ना, TLB इज़ ऑल्सो हार्डवेयर कॉम्पोनेंट इन यूर CPU पैकेज, ठीक है। वो भी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट आपके CPU पैकेज में TLB, यहीं पे ही TLB है, जो कि क्या करता है, एक टेबल है जिसमें बहुत छोटी एंट्रीज होती हैं, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं, रेयरली 64 एंट्रीज़ के ऊपर जाती हैं, बहुत ही कम एंट्रीज़ होती हैं। बट वो वाली एंट्री होती हैं जो सबसे ज़्यादा पेज
रेफ़र किए जाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, पेज टू पेज फ्रेम जो हम कर रहे थे एड्रेस ट्रांसलेशन, अब हमें क्या चाहिए, हमें सीधा इस टेबल में देखना है। ठीक है, तो इफ़ एंट्री इज़ नॉट अवेलेबल तो अगेन एमएमयू बोलेगा कि भाई टीएलबी में नहीं है। तो टीएलबी आपकी जो कैश की तरह एक्ट कर रहा था वो कैश की तरह एक्ट नहीं करेगा और हमारा पुराना मेथड यूज़ आएगा, पुराना मेथड विच इज़ पेज टेबल में जाओ, एड्रेस वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल में चेंज करो, पेज देखो पेज फ्रेम के साथ मैप्ड है या नहीं है तो पेज फॉल्ट आएगा, अगर है तो सीधा पेज फ्रेम बता दो। तो वहाँ पे तो सीपीयू साइकिल जाएंगे। बट एक ऑब्जर्वेशन थी, वो ये थी कि स्मॉल नंबर ऑफ पेजेस आर रेफर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो स्मॉल नंबर ऑफ द पेजेस यहाँ पर रख लिए जाते हैं एज अ कैश और उसी को यूज़ कर लो विदाउट यूजिंग एनी एड्रेस ट्रांसलेशन। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नए आर्किटेक्चर आए, लाइक रिस्क, लाइक मिस्ड इंस्ट्रक्शंस, तो हमने टीएलबी को सॉफ्टवेयर में रखना शुरू कर दिया, हार्डवेयर कंपोनेंट से हटा के। अब क्या होगा, जब भी टीएलबी लुकअप होगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका देखेगा कि पेज प्रेजेंट है या नहीं। अगर पेज प्रेजेंट नहीं है तो टीएलबी फॉल्ट आएगा, पेज फॉल्ट नहीं आएगा। टीएलबी फॉल्ट आएगा तो ओएस क्या करेगा, ओएस इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ फैचिंग द रिक्वायर्ड पेज एंड इविक्टिंग वन पेज फ्रॉम टीएलबी, क्योंकि टीएलबी अब कर्नल स्पेस में है। अब उसको ओएस क्या कर सकता है, उसमें से एंट्री रिमूव कर सकता है एंड जो पेज उसको चाहिए अब क्या करेगा, एमएमयू अपना नॉर्मल प्रोसेस करेगा, पेज टेबल में जाएगा, वहाँ से पेज फ्रेम लेके आएगा, नहीं है तो पेज फॉल्ट आएगा। पेज फॉल्ट जब आता है तो क्या करते हैं, हम एक पेज एविक्ट करते हैं, पेज को हटाते हैं, किसी को एक जगह बनाते हैं और जो पेज हमें मैप करना होता है, अब जो पेज हमें यूज़ करना है उसको मैप करते हैं। तो ये सब प्रोसेस होगा और जब वो पेज फ्रेम के साथ मैप हो जाएगा उसकी एंट्री हम टीएलबी में बना देंगे। और ये जो एंट्री बनाएगा ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का व्हेन योर टीएलबी इज़ रनिंग एज अ सॉफ्टवेयर। होमवर्क क्या है, इन्वर्टेड पेज टेबल्स के बारे में आपको पढ़ना है। एक अनदर टेक्निक है, कब यूज़ किए जाते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। अगेन इंटरव्यूज़ में नहीं पूछा जाता। ठीक है, ओके। तो इतना ही था यार आज, जहाँ पे हमने देखा कि भाई स्वैपिंग क्या होती है, पेजिंग क्या होती है, पेज फोल्ड्स क्या होते हैं, टीएलबी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल मेमोरी स्पेस क्या होता है, फिजिकल मेमोरी स्पेस क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी जो ट्रांसलेशन है उसमें 2 की पावर ही क्यों यूज़ की जाती है। तो ये सब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा मेमोरी मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर फाइल मैनेजमेंट हम देखेंगे और फिर 2 या 3 प्रोजेक्ट लेके आएंगे अच्छे बहुत ही अच्छे जो आपके रिज्यूमे को एकदम निखार देंगे। तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब लोगों में शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।